अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सी प्लस प्लस सीरीज़। इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना एक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया था स्टूडेंट ग्रेडिंग सिस्टम के नाम से। उसका मकसद ये था कि हमने फंक्शंस तक जितने भी शुरू से लेकर सी प्लस प्लस के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं उन तमाम की हमारी एक जो है प्रैक्टिस हो जाए। अब उससे पहले मैंने फंक्शंस की बात की थी, तो फंक्शंस वाली वीडियो के अंदर हमने पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस की बात की थी। मुझे कुछ इस तरह से फील हो रहा था कि जैसे मैं उसके अंदर अच्छी तरह से एम्फसाइज नहीं कर पाया इस कॉन्सेप्ट को। इसी वजह से, चूंकि मैं अब वीडियो को तो अपलोड कर चुका था, इस वजह से मैंने उसे डिलीट नहीं किया, लेकिन उसी टॉपिक को मैंने आज की इस वीडियो में सबसे पहले टॉपिक के तौर पर रखा है। तो अब हम दोबारा फिर से एक बार इसको डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आपको उस वीडियो के अंदर इस चीज़ की समझ नहीं आई तो आज की वीडियो में आपको तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले पास बाय वैल्यू की बात करते हैं। जब भी हम किसी फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर कोई वैल्यू पास करते हैं, तो अब तक जैसे जब हमने अब तक जो भी तरीका अपनाया था उसके मुताबिक हमने पास बाय वैल्यू को यूज़ किया। यानी हमने कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू उसके अंदर पास कर दी या उसकी जगह किसी वेरिएबल को पास कर दिया, तो इस चीज़ को हम कहते हैं पास बाय वैल्यू। ये जो है हमारा एक सिंपल मेथड है। इसके अलावा अगर हम चाहें कि हम किसी वेरिएबल का एड्रेस पास कर दें, मतलब ये है कि जब हम पास बाय वैल्यू की बात करते हैं तो उस पैरामीटर के अंदर जब हमने कोई वेरिएबल पास किया तो उस वेरिएबल की एक कॉपी बनकर उस पैरामीटर के अंदर चली जाती है। यानी वो फंक्शन उसकी एक कॉपी को यूज करता है। अगर वो उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन करता है तो जो एक्चुअल वेरिएबल है रैम के अंदर पड़ा हुआ, उसके ऊपर कोई भी असर जो है वो नहीं होता। लेकिन जब हम पास बाय रेफरेंस की बात करते हैं तो हम इस मेथड के जरिए उस वेरिएबल का एड्रेस ही पास कर देते हैं उस पैरामीटर के तौर पर उस फंक्शन को। यानी जब भी हम उस फंक्शन के अंदर कोई भी मैनिपुलेशन जो है वो परफॉर्म करेंगे तो हमारा जो एक्चुअल वेरिएबल होगा उसके ऊपर उसके असर जो है वो जरूर आएंगे। तो जब हम सिंपल फंक्शंस बनाते हैं, यानी प्लस माइनस वाले फंक्शंस होते हैं, तो उसकी सूरत में तो हमें ये चीज़ जो है वो नज़रअंदाज हम कर देते हैं क्योंकि ये क्लियर नहीं होती। लेकिन अगर हम कुछ इस तरह का एल्गोरिथम बना रहे हैं कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हमने प्रोवाइड किए हैं उनको स्वैप करना हो, यानी एक वेरिएबल के अंदर दूसरे की वैल्यू और दूसरे के अंदर पहले वेरिएबल की वैल्यू, तो इस तरह की जब हम सिनेरियोज की बात करते हैं तो उस वक्त हमें पास बाय रेफरेंस जो है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में जो है स्वैप हो जाती हैं जो एक्चुअल वेरिएबल के अंदर पड़ी होती हैं। इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसकी एक एग्जांपल के बारे में हम देखते हैं कि हमारे पास ये इस तरह से एक स्वैप नम्स नाम से एक फंक्शन दिया गया है, जो ऐसा फंक्शन है जो क्या करेगा कि हम दो वेरिएबल्स उसे प्रोवाइड करेंगे जिनके अंदर एक एक वैल्यू जो है वो मौजूद होगी। लेकिन जब हम इस फंक्शन को रन करेंगे तो जो वेरिएबल्स हमने प्रोवाइड की हैं उनकी वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। तो इसी सूरत में हम पास बाय रेफरेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं पास बाय वैल्यू की बात करता तो हमारा जो वेरिएबल था जो हमने प्रोवाइड किए थे तो वो कुछ इस तरह से होगा कि अगर मैं पास बाय वैल्यू वाले काम की बात करूं तो वो ऐसा होगा कि जो वैल्यूज मैंने फंक्शन को प्रोवाइड की हैं एज अ पैरामीटर, वो फंक्शन के अंदर अंदर अगर मैं उन्हें एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो वो एक्सचेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं उससे बाहर आ जाऊं, क्योंकि वहां पर तो फंक्शन का कोई स्कोप नहीं है, फंक्शन का कोई भी अमल दखल नहीं है, तो अगर वहां पे मैं बात करूं तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। लेकिन अगर मैं पास बाय रेफरेंस की बात करूं, यानी उनको एड्रेस ही पास कर दूं पैरामीटर्स के तौर पर, तो वो जो हमारी फंक्शन है वो जाकर एक्चुअल वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उन्हें जाकर मैनिपुलेट करेगा, यानी उन्हें एक्सचेंज कर देगा। तो एड्रेस हमें किस तरह से पास करना है पास बाय रेफरेंस के जरिए, उसकी बात अब करते हैं। तो हम यहाँ से VS कोड पर चलते हैं और जाकर हमने जो हमारा आज की फाइल है उसे बनाते हैं इंडेक्स 20। हमारा 20 वीडियो है तो मैं इंडेक्स 20 नाम से एक फाइल बनाऊंगा और उसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड को सेट करूंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हम किसी भी चीज़ का किसी वेरिएबल का एड्रेस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो फर्ज करें कि मैंने इस तरह से एक वेरिएबल बनाया int a = 10। अब अगर इसे मैं एज इट इज़ प्रिंट करना चाहता हूँ तो मुझे इसके लिए कोई इतना खास काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका मैं एड्रेस फाइंड करना चाहूँ कि रैम के अंदर ये वेरिएबल जो है वो किस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मुझे उस वेरिएबल के नेम के साथ एम्परसेंड को यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर इसे मैं प्रिंट करूँगा तो पहले ए के अंदर मौजूद वैल्यू हमारे सामने आएगी और दूसरी लाइन के अंदर उसका जो एड्रेस है, यानी रैम के अंदर वो किस लोकेशन के अंदर पड़ा हुआ है, वो हमें प्रिंट कराकर दिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहली लाइन के अंदर 10 यानी उसकी वैल्यू और दूसरी लाइन के ऊपर ये हेक्साडेसिमल्स की एक वैल्यू है। ये वैल्यू बताती है कि रैम के अंदर ये किस लोकेशन पर मौजूद है। तो अगर यही लोकेशन मैं उसे उसका एड्रेस ही उस पैरामीटर के तौर पर उस फंक्शन के अंदर दे दूं तो वो जो फंक्शन होगा वो जाकर उन एक्चुअल वेरिएबल्स के साथ जो अपनी मैनिपुलेशंस को परफॉर्म कर सकता है। अब इसकी एग्जांपल को देखते हैं कि हम एक नया फंक्शन बनाते हैं स्वैप नम्स के नाम से। अब आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा कि मैं पहले फंक्शन को इस तरह से डिक्लेयर करूंगा कि वो पहले पास बाय वैल्यू के साथ काम करेगा। उस वक्त जो काम होगा उसको हम कंपेयर करेंगे पास बाय रेफरेंस के साथ, तो फिर आपको इसका जो डिफरेंस है वो समझ में आ जाएगा। तो मैं क्या किया कि यहाँ पर क्योंकि मुझे स्वैप करना है नंबर्स को, तो मैं सिंपली void swap num के नाम से जो है वो हम बनाते हैं।
तो इस तरह से मुझे इसे डिक्लेयर करना है। यहीं पर मैं इसकी डेफिनेशन को जो है वो बना लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा लंबा हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि मैंने पैरामीटर के तौर पर इसे दो वैल्यूज़ दे दी, दोनों वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर होंगी। तो इनको एक्सचेंज करने के लिए मुझे एक सिंपल सा एल्गोरिथम जो है उसे बनाना पड़ेगा, वो है इंट जी, या कोई भी एक नया वेरिएबल यानी कि मैं बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं एक वेरिएबल की वैल्यू जो है स्टोर करूँगा। तो इंट सी इज इक्वल टू ए, पहले मैं इससे जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ, इसी से हमारा काम जो है वो ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो मैंने क्या किया, सी इज इक्वल टू ए, पहले मैं इसे लिख देता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ कि हमारा काम जो है वो किस तरह से हो रहा है। तो ये हमारे पास एल्गोरिदम होता है किसी भी दो वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए। तो इसको समझते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मैंने फर्ज करें कि मैंने ए के अंदर वैल्यू दी थी 10 और बी के अंदर मैंने वैल्यू प्रोवाइड की 20। तो जब ये पहली स्टेटमेंट रन होगी तो क्या होगा कि सी के अंदर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू थी 10 और उसके बाद बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़ ही रहेंगी। और उसके बाद कि हमारी जब दूसरी स्टेटमेंट रन होगी तो दूसरी स्टेटमेंट क्या करेगी कि ए के अंदर बी की वैल्यू जो हमारे पास है उसे स्टोर कर लेगी। तो इस स्टेटमेंट के दौरान ए की वैल्यू हो गई 20, ए इज इक्वल टू 20, और बी की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ रहेगी। इसके अंदर मैंने कोई भी मैनिपुलेशन जो है वो नहीं की, लेकिन सी की वैल्यू जो अपडेटेड वैल्यू थी हमारे पास वो आएगी, सी इज इक्वल टू 10। उसके बाद जब हमारी तीसरी स्टेटमेंट रन होगी तो उस सूरत में क्या होगा कि बी की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ए की वैल्यू जो थी वो तो एज इट इज़ रहेगी जो है 20, बी की वैल्यू जो है वो सी के बराबर होगी। सी की वैल्यू उस वक्त जो हमारे पास थी वो थी 10, तो बी की इज इक्वल टू 10। इसी तरह से सी की वैल्यू जो है वो एज इट इज़ कांस्टेंट जो है वो रहेगी, क्योंकि उसके अंदर मैंने बाद में कोई भी मैनिपुलेशंस नहीं की हैं। तो आप अब देख सकते हैं कि ए के बराबर हो, जब हमने शुरू में ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 रखी, लेकिन इस एल्गोरिदम के काम करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो 20 हो जाएगी और बी की वैल्यू 10 हो जाएगी, यानी इनकी वैल्यूज आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं स्वैप नाम, या दो नंबर्स को स्वैप करना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो इनपुट के तौर पर वैल्यूज दी हैं वो सिर्फ एक सिंपल से वेरिएबल्स हैं। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखता हूँ, सी आउट द वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। इसी को यहाँ से कॉपी करके, यानी कि मुझे पहले इन वेरिएबल्स की वैल्यूज को प्रिंट करना होगा। उसके बाद यही काम मुझे वैल्यू एक्सचेंज होने के बाद, यानी इनकी वैल्यूज जो है उनको स्वैप होने के बाद भी लिखना पड़ेगा, ताकि मैं इसको आपको अच्छी तरह से क्लियर कर सकूं। तो ये वैल्यूज आएंगी आफ्टर स्वैपिंग। तो इसको मैं फिलहाल यहाँ पर a इज इक्वल टू 10, वही एग्जांपल मैं यूज़ करूंगा जो कि मैंने आपको पहले बताई थी। तो इंट a इज इक्वल टू 10 और b इज इक्वल टू 20। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। अब इनको यूज़ करना है, तो यूज़ करने के लिए मुझे, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, यहीं से सी आउट कर रहा है, तो मैं इससे इसी तरह से स्वैप नाम को यूज़ करूँगा। तो उसके अंदर a और b की वैल्यू जो है वो इनपुट करके आपको दिखाता हूँ। इसके बाद पहले इसे रन करते हैं। तो रन होने के होगा तो इसके अंदर क्या होगा कि जो दो वैल्यूज़ हैं, पहले द वैल्यूज बिफोर स्वैपिंग। तो बिफोर स्वैपिंग हमारे पास जो वैल्यूज थी वो है a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। उसके बाद जब स्वैप किया गया तो स्वैप होने के बाद a की वैल्यू 20 हो गई और b की वैल्यू जो है वो 10 हो गई, यानी ये एक्सचेंज हो चुकी है। लेकिन ये काम जो है ये सिर्फ इस फंक्शन के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं ये जो मेरे पास फंक्शन के बाहर वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर इन वैल्यूज़ को मैं एक्सेस कर सकता हूँ जो a और b की एक्चुअल वैल्यूज़ थी, जो मैंने वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर किए थे। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या है, यहीं से मैं इस प्रोग्राम के अंदर से इस चीज़ को कॉपी करता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो ये क्या होगा कि जो हमारे पास एक्चुअल वेरिएबल्स हैं, अगर उनको मैं यहाँ पर फंक्शन के बाहर प्रिंट करने की कोशिश करूँगा तो उनके अंदर कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। आप इस बात को याद रखना कि इसके अंदर कोई भी स्वैपिंग का फिनोमेना जो है वो नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो a और b की वैल्यूज जो हैं, अगर फंक्शन की अंदर की बात करें तो वो तो एक्सचेंज होगी, लेकिन फंक्शन के बाहर जो वैल्यूज थी वो एज इट इज ही रही। यानी यहाँ पर मैं एक और सी आउट कर देता हूँ, सी आउट आउट साइड द फंक्शन। तो ये जो एक्चुअल वेरिएबल्स थे इनकी वैल्यूज एज इट इज ही रहेंगी।
बिफोर स्वैपिंग 1020, आफ्टर स्वैपिंग 2010, ये चीज़ होगी फंक्शन के अंदर। और अब अगर फंक्शन की बात की जाए तो हमारी जो वैल्यूज़ है वो एक्चुअली जो भी वैल्यूज थी वो सेम एज इट इज़ रही हैं। लेकिन अब हम इसको कंपेयर करते हैं पास बाय रेफरेंस से। जब हम पास बाय रेफरेंस की बात करेंगे, मैं इसको यहीं से कमेंट आउट करता हूँ और इसका जो है एक और कॉपी इसकी बना लेते हैं। और अब मैं बात करूंगा पास बाय रेफरेंस की। लेकिन जब मैंने यहाँ पर पास बाय रेफरेंस किया, यहाँ पर भी एम्परसेंट और यहाँ पर भी एम्परसेंट, यानी इसके अंदर मैंने एड्रेस पास कर दिया उस वेरिएबल का जो वेरिएबल मैं यहाँ पर एज अ इनपुट या एज अ पैरामीटर प्रोवाइड करूंगा। अब जब मैंने इसे चेंज करके यहाँ पर एम्परसेंट लगा दिया, यानी जो हमारा एड्रेस है वो पास हो रहा है। तो अब इस सूरत में क्या होगा कि पहले जब हमने देखा था कि जब हमने एक्चुअल वेरिएबल्स को प्रिंट किया था आउटसाइड द फंक्शन, तो उनकी वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट रही थी, एज इट इज रही थी। लेकिन अब जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो वो वैल्यूज भी स्वैप हो चुकी होंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज थी वो तो स्वैप हो गई, लेकिन जब मैंने आउटसाइड द फंक्शन उसे प्रिंट किया तो वहां पर भी वैल्यूज जो है वो स्वैप हो चुकी हैं। पहले ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू थी 20, और स्वैपिंग के बाद ए की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू जो है वो आपको 10 नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एड्रेस पास करते हैं तो वो जो तमाम मैनिपुलेशंस होती हैं वो जाकर एक्चुअल वेरिएबल के साथ परफॉर्म की जाती हैं। यानी जब हमने रेफरेंस की वहां पर बात की, जब हमने रेफरेंस को वहां पर दे दिया तो हम इस वेरिएबल इस फंक्शन ने किस तरह से काम किया कि ये जो फंक्शन है ये चला गया एक्चुअल जो हमारे पास ए और बी थे उस एड्रेस के ऊपर, और वहां पर जाकर उसने ये तमाम काम परफॉर्म किए और उसने वैल्यूज को स्वैप कर दिया। आई होप कि आपको इतनी सारी एक्सप्लेनेशन के बाद ये बात जो है वो अच्छे से कंफर्म हो गई होगी कि इसको हम किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं एक्चुअल वेरिएबल के साथ। फंक्शन ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो C++ की तरफ से एक इस तरह की एबिलिटी हमें प्रोवाइड करती है कि हम एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकें। लेकिन इनके अंदर फर्क क्या होगा कि उनके अंदर जो भी हम पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि एक ही तरह के हम फंक्शंस यूज नहीं कर सकते अनटिल अनलेस हम उसके अंदर जो भी पैरामीटर्स हैं उनको एक दूसरे से डिफरेंट ना कर दें। तो ये चीज़ हमारे के बहुत ज़्यादा काम आती है। अब इसकी ओवरलोडिंग की बात करते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं कि हम पैरामीटर्स के नंबर को चेंज करते हैं। यानी एक के अंदर एक पैरामीटर है तो दूसरे सेम फंक्शन के अंदर हम डिफरेंट जो है वो दो पैरामीटर्स उनको यूज कर लें या इससे ज़्यादा यूज कर लें। इसके अलावा अगर हम पैरामीटर्स को सेम रहने दें लेकिन उनके टाइप को डिफरेंट करते हैं तो फिर भी हमारा जो फंक्शंस हैं वो ठीक से काम करेंगे। इसके अलावा उनकी सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। तो इन तमाम वेज के जरिए हम ओवरलोडिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन हम जब आगे प्रोग्राम को करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी की एग्जाम्पल की बात करते हैं कि हम ओवरलोडिंग को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमारे पास ये तीन फंक्शंस हैं जिनका सेम नाम है, लेकिन अगर आप गौर करें तो इनके अंदर जो पैरामीटर्स दिए गए हैं उनके अंदर डिफरेंस है। यानी अगर मैंने पहला जो पैरामीटर दिया था पहले फंक्शन के अंदर वो इंटीजर x था, इसकी जो डेटा टाइप थी वो थी इंटीजर, लेकिन सेम फंक्शन सेम नाम से फंक्शन मैंने दोबारा से जब डिक्लेयर किया तो उसकी जो डेटा टाइप थी वो मैंने चेंज कर दी। तो इस तरह से मैं सेम नाम के फंक्शंस को एक ही प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकता हूँ। तो इसकी जो फायदा होता है अब इस प्रोग्राम से हमें नजर आएगा कि इसका फायदा हम किस तरह से उठा सकते हैं। तो फर्ज करें कि हमने दो फंक्शंस बनाने हैं जिनके अंदर मैं चाहता हूं कि एडिशन ही परफॉर्म हो लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यूज की एडिशन परफॉर्म हो। तो उसको मैं किस तरह से करूंगा कि अगर एक जनरल सिनेरियो की बात करें तो मैं इस तरह से कर सकता हूं कि एक मैंने फंक्शन बनाया प्लस पंक इंट के नाम से, यानी ऐसा फंक्शन जो इंटीजर वैल्यूज को इनपुट के तौर पर लेगा और उनके दरमियान में एडिशन को परफॉर्म करके रिटर्न कर देगा। उसके बाद एक दूसरा फंक्शन बनाया प्लस पंक डबल के नाम से। तो ये फंक्शन क्या काम करेगा कि ये डबल डेटा टाइप्स के जो भी वेरिएबल्स होंगे उनको इनके इनपुट के तौर पर लेगा और उनके दरमियान सम को परफॉर्म करके रिटर्न करेगा। तो ये हो गया कि जनरल सिनेरियो जो कि मैं कर सकता हूँ इस तरह के काम को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद इसको किस तरह से यूज करना है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो हमारे पास जो C++ है वो इस तरह के सिनेरियो से निपटने के लिए हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि मुझे डिफरेंट नाम के फंक्शंस ना बनाने पड़े, बल्कि मुझे एक ऑर्गेनाइज्ड वे में मैं ये काम कर सकूं कि मैं सेम नाम यूज करूं लेकिन उसके अंदर जो डेटा टाइप्स हैं यानी जो भी पैरामीटर्स की डेटा टाइप्स हैं उनको चेंज करके मैं डिफरेंट फंक्शनैलिटी को गेन कर सकूं। तो मैंने क्या किया कि इसी काम को मैं परफॉर्म करने के लिए एक दूसरा मेथड भी अपना सकता था, वो था फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली किस तरह से की जाएगी कि मैं इंटीजर जब मुझे रिटर्न करना है तो मैं इंटीजर की रिटर्न टाइप लगाकर एक फंक्शन है उसे डिक्लेयर करूंगा प्लस पंक। उसके बाद मैंने उसके अंदर पैरामीटर्स दे दिए कि मुझे दो पैरामीटर्स चाहिए होंगे, एक होगा इंटीजर x और दूसरा होगा इंटीजर y। उसके बाद जब उसके दरमियान में जो भी मैनिपुलेशन परफॉर्म होनी है, यानी इस एग्जांपल के हिसाब से देखा जाए तो सम जब परफॉर्म होगा तो वो रिटर्न कर दिया जाएगा एज एन इंटीजर। और अब मैं दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि मैं दूसरे डबल वाला जो हमारे पास इनपुट ले सकता था, मैं इनपुट लेना चाहता था, उस सूरत में काम क्या करूंगा कि डबल रिटर्न टाइप लगाकर सेम नाम यूज करूंगा प्लस पंक
और उसके सिंपली यहाँ पर जो पैरामीटर्स थे उन्हें चेंज कर दूंगा। यानी जब मैं चाहता हूं कि मैं डबल वेरिएबल्स को इनपुट लेकर उनके दरमियान सम को परफॉर्म करूं, तो यहाँ पर मैं पैरामीटर्स के तौर पर डबल एक्स और डबल वाई को यूज करूंगा। और जब मैं इसे रिटर्न करूंगा तो हमारा जो दोनों प्रोग्राम्स हैं ये अलग-अलग काम करेंगे, लेकिन इनके नाम जो है वो सेम होंगे। तो जब इसको यहाँ पर यूज किया जाएगा, तो जब मैं चाहता हूं कि मैं इंटीजर वाली वैल्यूज के ऊपर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करूं, तो मैं सिंपली उसी नाम को यूज करके पैरामीटर के तौर पर इंटीजर वैल्यू जो है उसे दे दूंगा। तो जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा, प्लस फंक 85 वाला फंक्शन जब कॉल होगा, तो इसकी जो कॉल के बाद डेफिनेशन होगी वो यहाँ से कंट्रोल जाएगा इस फंक्शन के ऊपर, जिसके अंदर मैंने पैरामीटर के तौर पर इंटीजर वैल्यूज को डिक्लेयर किया हुआ है। तो जो भी आंसर आएगा वो हमें रिटर्न कर दिया जाएगा। लेकिन जब मैं चाहता हूं कि मैं डबल वैल्यूज जो उन्हें इनपुट के तौर पर देकर उनका सम फाइंड करूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, तो यही फंक्शन कॉल को यूज करूंगा। उसके अंदर सिंपली यहाँ पर वैल्यू जो है वो चेंज कर दूंगा, यानी डबल वैल्यूज यहाँ दोनों पर इनपुट के तौर पर रख दूंगा। तो जब ये वाला हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पर आएगा, तो इस कॉल को देखते हुए वो देखेगा कि इसके अंदर कौन सी वैल्यूज हैं। जब वो देखेगा कि यहाँ पर डबल वैल्यूज हैं, तो वो यहाँ से जाएगा दूसरे फंक्शन के ऊपर, जहां पर मैंने इस तरह का फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है कि जिसके अंदर पैरामीटर के तौर पर मैं डबल की वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो हमारा कंट्रोल यहाँ पर जाएगा और मैनिपुलेशंस जो भी उसे परफॉर्म करना है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे रिटर्न कर देगा। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि मैं सेम नाम से डिफरेंट फंक्शंस जो है उन्हें डिक्लेयर करूंगा और सिंपली यहाँ पर जो भी हमारे पास इनपुट के तौर पर वैल्यूज देनी होती हैं उन्हें चेंज करके मैं अपने काम को परफॉर्म कर सकता हूं। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अब इसका जो है एक यहाँ पर प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, यानी एक नया फंक्शन यहाँ पर बनाते हैं। मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट करता हूँ, दोनों को कमेंट आउट करते हैं ताकि हमें बाद में जो कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब मैंने क्या किया, जब मैं इंट टाइप को रिटर्न करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली सम नाम का एक फंक्शन बनाता हूँ, इंट ए और इंट बी। ये हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा इनके सम को ए प्लस बी को। और इसी तरह से जब मैं डबल के साथ डील करना चाहता हूं तो उस वक्त भी मैं सेम नाम रखूंगा। सिंपली यहाँ से जो हमारे डेटा टाइप्स हैं उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनकी डेटा टाइप्स को चेंज कर दूंगा ताकि मैं डिफरेंट फंक्शनैलिटी गेन कर सकूँ सेम नाम के साथ। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें मुख्तलिफ नामों के फंक्शन नहीं बनाने पड़ते, हमारे लिए काम करना जो है वो मज़ीद ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। अब यहाँ पर इसे कॉल करके देखते हैं, हमारे दो फंक्शन जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। मैं यहाँ से इस चीज़ को कमेंट आउट करता हूँ, इसे दोबारा से हम कॉल करके देखते हैं। तो चूंकि वो रिटर्न कर रहा है तो मुझे यहाँ पर अगर इसको आउटपुट करवाने की स्टेटमेंट हो तो मुझे खुद लिखनी पड़ेगी, द सम ऑफ ए एंड बी इंट इज। तो मुझे यहाँ पर 3 और 5 अगर मैं यहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ तो उस सूरत में क्या होगा कि ये फंक्शन कॉल जो है वो जाएगी इस फंक्शन के पास जिसके अंदर पैरामीटर्स इंटीजर की सूरत में दिए गए हैं। और उसके बाद अगर मैं इसी को यहाँ से कॉपी करता हूँ, द सम ऑफ ए एंड बी यहाँ पर डबल लिखकर मैं यहाँ पर सिंपली जो वैल्यूज़ हैं उनको डबल की डेटा टाइप के हिसाब से डिक्लेयर कर दूंगा। अब यहाँ पर जब इसे रन किया जाएगा तो ये दोनों फंक्शन जो हैं वो डिफरेंट बिहेव करेंगे क्योंकि मैंने उनके अंदर पैरामीटर्स को चेंज कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि इंटीजर वाली वैल्यूज़ भी सम हो चुकी हैं और डबल वाली वैल्यूज़ भी सम हो चुकी हैं। आई होप कि आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब आपके लिए जो टास्क है वो कुछ इस तरह से है कि आपको एक एरिया नाम का फंक्शन बनाना है जो कि अलग-अलग डेटा टाइप्स देने के सूरत में अलग-अलग हमें रिजल्ट जनरेट करके दे। मसलन ये कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं 3 फंक्शंस इस तरह से बनाऊं जिनका नाम एरिया ही हो, लेकिन वो स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल का जो एरिया है उसे फाइंड करें। रेक्टेंगल को बल्कि आप रहने दें क्योंकि उसका जो एरिया होगा वो स्क्वायर की तरह ही सही फाइंड होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी ऐसी पॉलीगॉन हो, कोई ऐसी शेप हो जिसका फार्मूला अलहदा होता हो। यानी मैं जब स्क्वायर की बात करूं तो उसके अंदर मैं 2 पैरामीटर देता हूं, जब मैं ट्राइंगल की बात करूं तो उसके अंदर मैं 3 पैरामीटर जो है वो प्रोवाइड करता हूं। अगर आप 2 भी कर लेंगे तो भी ठीक होगा। तो आपको इस तरह का फंक्शन 2 फंक्शन बनाने हैं एरिया के नाम से, उनके अंदर पैरामीटर्स का नंबर जो है वो चेंज होगा और वो अलग-अलग काम करेंगे। पहला काम करेगा स्क्वायर के एरिया फाइंड करने के लिए और जो दूसरा है वो काम करेगा हमारी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। तो आपको इस तरह से ओवरलोडिंग 2 फंक्शन बनाने हैं और उनको वो किस तरह से काम करेंगे, एरिया किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, आपको वो चीज़ जो है हमें दिखानी है। आपको जो भी कोड लिखेंगे आपको वो कोड कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करना है ताकि दूसरे लोग भी देख सकें कि ये काम जो है वो किस तरह से होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस टास्क को परफॉर्म करेंगे। अब मैं आपसे बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि एक कम्युनिटी की तरह इंटरेक्ट करें ताकि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इसके सिलसिले में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इसका जवाब इंशाल्लाह हर एक कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। अब बात करते हैं रिकर्शन की।
तो सी प्लस प्लस के अंदर रिकर्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर एक फंक्शन अपनी कॉल के अंदर यानी उसकी डेफिनेशन के अंदर ही खुद को दोबारा फिर से कॉल करता है। तो अब तक हमने जितने भी फंक्शन कॉल्स की बात की थी, तो जब हमने डिफरेंट सिनेरियोज के साथ से डील किया तो हमने एक ऐसे फंक्शन को भी यूज़ किया था कि जिसके अंदर हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे थे। लेकिन रिकर्शन जो है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इसके अंदर वो फंक्शन खुद को ही कॉल करता है बार बार। ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी हो सकती है अगर हम इसे ठीक से इस्तेमाल ना करना जानते हों। और लेकिन ये चीज़ जो है यही हमारी टेक्निक हमें डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को ईजियर तरीके से सॉल्व करने में भी मदद दे सकती है। तो इसको आपको एहतियात से यूज़ करना। अगर आप इसको गलती से किसी किस्म की इसके अंदर प्रॉब्लम आप क्रिएट कर देंगे तो आपकी ये जो एक लूप की तरह से ये खुद को ही बार बार कॉल करता चला जाएगा और आपके सिस्टम के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़राबी का बायस बन सकता है, क्योंकि ये एक इनफाइनाइट लूप भी क्रिएट कर सकता है। तो इसको हम डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को एक छोटे से कोड के ज़रिए सॉल्व करने में यूज़ कर सकते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक ऐसी एग्जाम्पल है कि मैं चाहता हूँ कि मैं दो नंबर्स को जमा करूं। तो ये चीज़ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगी। लेकिन अगर मैं इस तरह की सिनेरियो आपके सामने पेश करूं कि मैं एक ऐसा नंबर आपको दूंगा, फ़र्ज़ किया कि मैंने आपको 5 नंबर जो है आपको इनपुट के तौर पर दिया और आपको ये क्या करना है कि 5 से लेकर 0 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको तमाम को आपको जमा करना है। तो उस सूरत में ये काम जो है ये इसे करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोड भी लिखना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने अभी तो एक छोटा सा नंबर दिया है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा नंबर हो तो उस सूरत में आपकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहीं पर रिकर्शन का यूज़ करूँ तो एक बिल्कुल छोटे से कोड की मदद से मैं इस चीज़ को परफॉर्म कर सकता हूँ। तो मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पर इसकी कुछ करेक्शंस मुझे करनी थी, इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो काम है वो कुछ इस तरह से है कि आप इस एग्जांपल को समझने की कोशिश करें कि मैंने एक इस तरह का फंक्शन बनाया है जो इनपुट के तौर पर एक वैल्यू यूज़र से लेगा। तो इनपुट के तौर पर जो वो वैल्यू लेगा, तो फर्ज करें कि मैं उसको 4 एक वैल्यू है वो इनपुट के तौर पर प्रोवाइड करता हूँ। फर्ज किया कि मैंने इनपुट के तौर पर उसे 4 वैल्यू जो है उसे प्रोवाइड किया। तो जब वो फंक्शन की कॉल जो है वो काम करेगी तो उसने इनपुट के तौर पर ले लिया 4। उसने उसके बाद क्या किया कि इफ़ के इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर के या जो भी वैल्यू इनपुट के तौर पर दी है अगर वो 0 से बड़ी है तो क्या करो कि ये वाली स्टेटमेंट को रन कर दो। अब चूंकि मैंने उसे 4 दिया है इनपुट के तौर पर, तो जाहिर सी बात है कि वो 0 से बड़ा है, तो यही स्टेटमेंट जो है उसे रन किया जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर लिखा हुआ है। तो क्या होगा, रिटर्न के प्लस सम ऑफ के माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि की वैल्यू मैंने 4 दी थी, यहाँ पर आ गया 4 प्लस सम ऑफ के माइनस 1 का मतलब हो गया 4 माइनस 1, तो यहाँ पे आ गया 3, सम ऑफ 3। उसके बाद जब यहाँ पर सम ऑफ 3 लिखा गया तो इसको भी चूंकि ये एक फंक्शन की कॉल है तो इसे भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से कंट्रोल जो है वो दोबारा फिर से इसी सम की डेफिनेशन को देखेगा कि सम के अंदर क्या लिखा हुआ है, मुझे किस तरह से काम करना है। तो 4 जो वहीं के नहीं रहेगा, 4 प्लस। अब जब इसे रिजॉल्व किया जाएगा तो क्या होगा कि चूंकि अभी भी 0 से बड़ी है हमारी वैल्यू, तो यही स्टेटमेंट जो इसे दोबारा फिर से रन किया जाएगा। तो रिटर्न के प्लस सम ऑफ के माइनस 1। के चूंकि अभी इस सूरत में हमारे पास 3 है, 3 प्लस सम ऑफ 3 माइनस 1 क्या होगा 2, तो सम ऑफ 2 यहाँ पर दोबारा फिर से कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बाकी वैल्यूज हैं वो एज इट इज़ रहेंगी, 4 प्लस 3 प्लस। अब यहाँ पर जो हमारा काम है ये कुछ इस तरह से रिजॉल्व किया जाएगा इस फंक्शन को कि बिल्कुल यही स्टेटमेंट दोबारा से रन होगी, क्योंकि अभी भी हमारी जो के की वैल्यू है जो हमने सम के अंदर इनपुट की है वो 0 से बड़ी है। तो 2 प्लस सम ऑफ 2 माइनस 1 जो कि यहाँ पर 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी और आखिर जो हमारा फंक्शन है वो उस स्टेज पर पहुँच जाएगा कि सम ऑफ 1 उसे फाइंड करना पड़ेगा। जब सम ऑफ 1 उसे फाइंड करना है तो वो क्या करेगा कि के की वैल्यू चूँकि यहाँ पर एज इट इज़ लिखनी थी तो 1 को वहीं पर लिखेगा प्लस सम ऑफ 1 माइनस 1। तो इस सूरत में अब 1 माइनस 1 जब होगा तो आंसर आएगा 0। तो 1 माइनस 1 जब हुआ तो हमारा आंसर यहाँ पर आ गया 0। तो यहाँ पर जब वो पहुँचेगा प्रोग्राम तो अब वो देखेगा कि इसे मुझे दोबारा फिर से रिजॉल्व करना है, यानी सम को ही फाइंड करना है फॉर द नंबर 0। तो यहाँ से जब दोबारा फिर से फंक्शन कॉल यहाँ पर जाएगी तो अब वो चेक करेगा कि क्या के की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली स्टेटमेंट तो रन नहीं होगी। उसके बाद एल्स के पोर्शन के अंदर उसने बताया है कि रिटर्न 0, तो इस सूरत में ये वाली स्टेटमेंट रन होगी और यहाँ पर सिंपली सम ऑफ 0 0 जो है वो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0, तो 4 से लेकर 0 तक की जितनी भी वैल्यूज थे उनके दरमियान हमें प्लस मिल चुका है। उसके बाद जो भी इनका सम होगा वो उस फंक्शन की तरफ से रिटर्न कर दिया जाएगा।
तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि हम एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल करके जीरो तक उसे पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर मैं ये कंडीशन ना लिखता कि इफ़ के इज़ ग्रेटर देन जीरो, मैं सिंपली इसको यहाँ से इसी तरह से रन कर देता, तो हमारी ये जो लूप थी ये एक इनफाइनाइट लूप के तौर पर दिखाई देती है। अब इसे एक मरतबा प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ। इसे मेरी ख्याल है कि यहाँ से मैं कॉपी कर लूँ, लेकिन ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि बाद में मुझे इसके एरर्स का भी सामना करना पड़ेगा। तो मैं यहीं से फिलहाल इसे यहीं से कॉपी करता हूँ और वहाँ पर पेस्ट करके इसके एरर्स को ख़त्म जो है वो कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो मेरा फंक्शन था उसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी है। अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये ऐसे ही काम करता है जैसे एक्सपेक्टेड था। तो इसे सी आउट करते हैं। हमारा सम नाम का फंक्शन है जिसके अंदर मैंने इनपुट के तौर पर 4 दिया है। तो इसका जब आंसर निकाला जाता है तो 4 से लेकर 0 तक के नंबर्स को अगर जमा किया जाए तो इसका आंसर आएगा 10। इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये हमारी एक्सपेक्टेड जो आउटपुट है हमें मिलती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमें हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल चुकी है, जिसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहा है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी कि हम रिकर्शन की सूरत में किस तरह से डिफरेंट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए। लेकिन आपको इसको यूज़ करते हुए एहतियात करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आई तो हमारी जो आउटपुट है वो एक इनफाइनाइट लूप की तरफ जा सकती है और उस सूरत में हमारा सिस्टम को क्रैश भी कर सकती है। तो अब आई होप कि आप इस प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ तक आ चुके होंगे। अगर आपने इसका लिंक जो है जिसको एक्सेस नहीं किया है, आपने अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो मैं आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से एक्सेस करें और तमाम वीडियोस को देखें ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई, आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई तो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।